अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कदीम यूनानी तहज़ीब इंसानी तारीख़ की उन अज़ीम तहज़ीबों में से एक है जिसने दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ की। ये तहज़ीब सिर्फ़ तारीख़ का एक बाब नहीं, बल्कि फ़लसफ़ा, सियासत, साइंस और आर्ट की बुनियाद है। यूनानियों ने वो उसूल वज़ा किए जिन पर आज भी जदीद दुनिया की इमारत खड़ी है। इस तहज़ीब की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि इसने आज़ादी, फ़िक्र और तख्लीकी सोच को फ़रोग़ दिया। हम इस वीडियो में कदीम यूनानी तहज़ीब के मुख्तलिफ़ पहलुओं को दरियाफ़्त करेंगे, जैसे इनका जग़राफ़िया, सियासत, मज़हब, आर्ट और विरासत। तो आइए एक शानदार तारीख़ी सफ़र का आगाज़ करते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कदीम यूनानी तहज़ीब के आगाज़ को समझने के लिए हमें इसके जग़राफ़िये पर एक नज़र डालनी होगी। यूनान एक पहाड़ी और जज़ीरा नुमा मुल्क है जो बहीरा एजीन, बहीरा आयोनिया और बहीरा रोम के पानियों से घिरा हुआ है। इस जग़राफ़ियाई महल वक़ूअ ने यूनानियों की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला। यूनान के ज़्यादातर इलाके पहाड़ी थे, जिसकी वजह से बड़ी सल्तनतें बनाना मुश्किल था। यही वजह है कि यहाँ मुख्तलिफ आज़ाद शहर रियासतें वजूद में आईं, जिन्हें यूनानी ज़ुबान में पोलिस कहा जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर एथेंस और स्पार्टा थे। यूनान के जज़ायर और साहली इलाके तजारती सरगर्मियों के लिए मसाली थे, जिसने यूनानियों को समुंदर पार दीगर तहजीबों से राब्ता कायम करने का मौका दिया। इनकी मईशत का इन्हिसार ज़राअत, माहीगीरी और तजारत पर था। तहजीब के इब्तदाई दौर में यूनानी माशरत ज़राअत पर मबनी थी, लेकिन बाद में तजारत और समुद्री रास्तों की दरियाफ्त ने इनके तमद्दुन को उरूज पर पहुंचाया। 8वीं सदी कबल मसीह से यूनानी तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं ने नुमायाँ होना शुरू किया, जिन्होंने बाद में आलमी तारीख पर गहरा असर डाला। यूनानी जग्राफिया का सबसे बड़ा असर इनकी माशरती और सियासी तकसीम पर पड़ा। पहाड़ों और समुंदर के दरमियान बटे हुए यूनानियों ने अपनी अलग अलग सकाफती और सियासी शनाख्त कायम की, जिसकी वजह से यूनान में कसरत में वहदत का तस्वर पैदा हुआ। यूनान की इस जग्राफियाई साख्त ने न सिर्फ इनकी सियासत बल्कि इनके तर्ज ज़िंदगी को भी मुतासर किया। समुद्री सफ़र और नई तहजीबों के साथ रवाबत ने यूनानियों को नई सोचों और नज़रियात को अपनाने का मौका फराहम किया, जो बाद में इनकी तरक्की की बुनियाद बने। कदीम यूनानी तहजीब का एक बड़ा कारनामा जमहूरियत का आगाज़ था। एथेंस में पहली बार लोगों को हुकूमत में शामिल होने का हक मिला। शहरियों को वोट देने, कवानीन पर बहस करने और फैसले करने की आज़ादी थी। हालांकि यह हकूक सिर्फ मर्द शहरियों को हासिल थे। कदीम यूनान की सबसे बड़ी पहचान इनका सियासी निज़ाम है, ख़ास तौर पर जमहूरियत, जिसे दुनिया की पहली मुनज़्ज़म जमहूरियत समझा जाता है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जमहूरियत का ये निज़ाम पूरे यूनान में नाफिज नहीं था। यह ख़ास तौर पर एथेंस शहर रियासत में परवान चढ़ा। एथेंस में जमहूरियत का आगाज़ 5वीं सदी कबल मसीह में हुआ, जब शहरियों को हुकूमत में बराह रास्त हिस्सा लेने का हक मिला। एथेंस की जमहूरियत बराह रास्त जमहूरियत यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जिसका मतलब था कि हर मर्द शहरी को वोट देने और कवानीन पर बहस करने का हक हासिल था। खवातीन, गुलाम और गैर मुल्की शहरी इस निज़ाम का हिस्सा नहीं थे, जो उस वक्त की समाजी साख्त को जाहिर करता है। जमहूरियत का यह निज़ाम 3 अहम अदारों पर मुश्तमिल था। इक्लेसिया, यह अवामी असम्बली थी जहाँ शहरी कवानीन के बारे में फ़ैसले करते थे। बौले, ये 500 शहरियों पर मुश्तमिल कौंसिल थी जो कवानीन का मसवदा तैयार करती थी। डायकेस्टेरिया, ये अदालत का निज़ाम था जहाँ शहरी जज के तौर पर काम करते थे।
جمہوریت کے اس نظام نے آزادی، مساوات اور اجتماعی فیصلے کی روایات کو فروغ دیا جو آج کی جدید جمہوریتوں کی بنیاد ہیں۔ تاہم دیگر شہر ریاستوں میں جیسے اسپارٹا ایک مختلف سیاسی نظام موجود تھا۔ اسپارٹا میں بادشاہت اور عسکری نظم و ضبط کو ترجیح دی جاتی تھی۔ ایتھنز کی جمہوریت نے نہ صرف سیاست بلکہ یونانی معاشرتی زندگی پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ یہ نظام یونانیوں کی سوچ کو زیادہ آزاد اور منطقی بنانے میں مددگار ثابت ہوا، جو بعد میں فلسفہ اور علم کے عروج کا باعث بنا۔ اگر قدیم یونان کو انسانی تاریخ کی درسگاہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ فلسفہ یا حکمت سے محبت قدیم یونانی تہذیب کی روح تھی۔ یہاں سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم فلسفی پیدا ہوئے جنہوں نے سوچ اور علم کی نئی راہیں کھولیں۔ سقراط وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سوال کرنے کی روایت ڈالی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک غیر جانچی گئی زندگی جینے کے لائق نہیں ہے۔ سقراط نے نوجوانوں کو سوال پوچھنے اور ہر نظریے کو پرکھنے کی تعلیم دی، لیکن ان کی یہی روش ایتھنز کے حکومت کو ناپسند تھی اور انہیں زہر کا پیالہ پینے کی سزا دی گئی۔ سقراط کے شاگرد افلاطون نے فلسفے کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا۔ ان کی مشہور تصنیف جمہوریہ میں مثالی ریاست کا تصور پیش کیا گیا جہاں انصاف، علم اور حکمت کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ افلاطون نے ایتھنز میں اکیڈمی قائم کی جو دنیا کی پہلی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے۔ افلاطون کے شاگرد ارسطو نے فلسفہ کو سائنس کے ساتھ جوڑا۔ انہوں نے منطق، طبیعیات، حیاتیات اور سیاسیات کی میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان کا کام آج بھی جدید سائنسی تحقیق کی بنیاد ہے۔ یونانی فلسفیوں نے نہ صرف اپنے وقت بلکہ مستقبل کے دنیا کو بھی علم کی روشنی فراہم کی۔ ان کے خیالات آج بھی جدید سائنس، منطق اور اخلاقیات کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ قدیم یونان کا آرٹ، آرکیٹیکچر اور ادب اپنی خوبصورتی اور اثر انگیزی کی وجہ سے آج بھی دنیا میں مشہور ہیں۔ یونانی آرٹ کا بنیادی مقصد انسان کی خوبصورتی اور جذبات کو اجاگر کرنا تھا۔ مجسمہ سازی میں انسانی جسم کو انتہائی خوبصورت اور متوازن انداز میں پیش کیا گیا۔ دیوی دیوتاؤں کے مجسمے جیسے زیوس، ایتھینا اور اپولو یونانی مذہب اور ثقافت کا آئینہ دار تھے۔ ان مجسموں میں حقیقت پسندی اور جمالیاتی توازن کو اہمیت دی گئی جو بعد میں نشت ثانیہ کے فنکاروں کے لیے مشعل راہ بنے۔ آرکیٹیکچر میں یونانیوں نے کلاسیکی طرز کو فروغ دیا جو آج بھی دنیا بھر میں تعمیرات کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ پارتھینون، ایتھنز میں تعمیر کی گئی یہ عمارت دیوی اتھینا کے لیے وقف تھی۔ اس کی ڈورک طرز کی تعمیر، متناسب ستون اور خوبصورت نقش و نگار یونانی انجینئر کی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یونانی معابد ستونوں کے تین اہم طرز استعمال ہوتے تھے: سادگی، نزاکت اور خوبصورت نقش و نگار۔ قدیم یونانی مذہب ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا جو ان کے آرٹ، ادب اور روزمرہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا تھا۔ یہ مذہب دیوی دیوتاؤں پر مبنی تھا جو انسانی جذبات اور فطرت کے قوتوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ دیوی دیوتا: زیوس، دیوتاؤں کے بادشاہ جو آسمان اور بجلی پر اختیار رکھتے تھے۔ ایتھینا، حکمت، جنگ اور ہنر کی دیوی جنہیں ایتھنز کا سرپرست سمجھا جاتا تھا۔ اپولو، موسیقی، روشنی اور پیش گوئی کے دیوتا۔ ایفروڈائٹ، محبت اور حسن کی دیوی۔ ہیڈیز، زیر زمین دنیا کے دیوتا۔ یونانی دیوملائی کہانیاں ان کے عقائد اور اخلاقیات کا عکس تھیں۔ ان کہانیوں میں دیوتاؤں کی طاقت، انسانی کمزوریاں اور عبرت ناک انجام کا ذکر ہوتا تھا۔
यूनानी मजहब सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं था, बल्कि ये इनके आर्ट, ड्रामे और अदब का एक लाजमी हिस्सा था। आज भी इन कहानियों को दुनिया भर में पढ़ा और सराहा जाता है। खेल कदीम यूनानी तहजीब का एक अहम हिस्सा थे, जो जिस्मानी और जहनी तरबियत का जरिया समझे जाते थे। इनका सबसे बड़ा विरसा ओलंपिक गेम है, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी खेलों की तकरीब है। ओलंपिक खेलों का आगाज 776 कबल मसीह में ओलंपिया के मुकाम पर हुआ। ये खेल देवता जियूस के एजाज में मुनक्कद किए जाते थे। इन खेलों में सिर्फ मर्द हिस्सा ले सकते थे, और वो भी बगैर किसी लिबास के, ताकि इनकी जिस्मानी महारत और खूबसूरती को जाहिर किया जा सके। खेलों में दौड़, कुश्ती, घोड़ा सवारी और डिस्कस फेंकना शामिल थे। फातेह को जैतून के पत्तों का ताज दिया जाता था, जो यूनानियों के लिए सबसे बड़ा एजाज था। यूनानी खेल न सिर्फ जिस्मानी मजबूती, बल्कि इज्तमाही इत्तेहाद और देवताओं की इबादत का जरिया भी थे। इन खेलों ने यूनानियों में नज्म ज़ब्त, मुकाबले की रूह और इत्तेहाद पैदा किया। ओलंपिक्स का ये विरसा सदियों बाद जदीद दुनिया ने दोबारा जिंदा किया, और आज भी ये यूनानी सकाफत के असरात को जाहिर करता है। यूनानी खेलों की ये रवायत इंसानी जिस्म और रूह की अजमत को खराज तहसीन पेश करती है। यूनानी तहजीब का जवाल रोमी सल्तनत के उरूज के साथ हुआ, लेकिन इसके असरात कभी ख़त्म नहीं हुए। यूनानी इल्म, फ़लसफ़ा और आर्ट रोमियों के ज़रिए बाकी दुनिया तक पहुंचा, और आज भी हमारी ज़िंदगियों पर असर अंदाज हो रहा है। कदीम यूनानी तहजीब एक अजीम विरासत है, जो हमें यह सबक देती है कि इल्म, सकाफत और तख्लीक में तरक्की हमेशा इंसानी माशरे को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।